Hi students, it's me इमरान अब्दुल्ला, योर MD कैट इंस्ट्रक्टर। आज का जो MD कैट के हवाले से हमारा कंसेप्चुअल पोर्शन है, जो UHS का पोर्शन भी है, उसका नाम है एंजाइम। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। एंजाइम जो है ये वर्ड एंजाइमोस से निकला है, और याद रखिएगा आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो एंजाइम होते हैं हम इन्हें कहते हैं बायोकैटालिस्ट। ठीक है जी, क्या कहते हैं हम इन्हें? बायोकैटालिस्ट कहते हैं आपने। और ये जो हमारे पास कैटालिस्ट हैं, इनका काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इनका बेसिक रोल है, और ये ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते बल्कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को तेज़ करते हैं। इनका नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट पे भी कोई असर नहीं होता। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये सेपरेट हो जाते हैं, और फजूल नहीं सेपरेट होते बल्कि अब अगले रिएक्शंस में यूजेबल भी होते हैं। जब एक दफ़ा रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट होते ही ये इस काबिल होते हैं कि अगले रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाएं। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव पार्ट्स ऑफ दी प्रोटीन को भी हम क्या कहते हैं? एंजाइम। तो यहाँ से पता चल गया कि एंजाइम किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो एंजाइम है अगर प्रोटीन नेचर का है, किस नेचर का है जी? प्रोटीन। तो डेफिनेटली प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड्स से, या आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। मैं पॉलीपेप्टाइड चेन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PPC, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरह फिर डाईपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एट दी एंड क्या बनता है? अमाइनो एसिड्स। क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एंजाइम के पार्ट्स कितने होते हैं। तो याद रखिए ये एंजाइम की शेप है, जनरल सी शेप है। इसमें ये देखें कि ये वाला पोर्शन जो है, मैं इसको इनलिस्ट कर देता हूँ। ये कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ एक्टिव साइट। क्या कहते हैं इसे? एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट के अलावा जितना भी पोर्शन है, आप इसे कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ से एक बात और भी क्लियर हुई कि एंजाइम, आपने चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। तो एंजाइम कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है जी, तो इसके बेसिक कितने पार्ट्स हो गए? एक्टिव साइट एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। बेसिक इसके दो हमारे पास पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्टिव साइट एंड द सेकंड वन इज़ हमारे पास ग्लोबुलर पोर्शन या पार्ट या प्रोटीन। ठीक है जी, अब हम आते हैं एंजाइम की टाइप्स पे। याद रखिएगा एंजाइम की दो टाइप्स हैं। एक को आप कहते हैं कंप्लीट एंजाइम, ठीक है जी। दूसरे को आप कहते हैं कॉन्जुगेटिव एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो कंप्लीट एंजाइम्स हैं वो बने होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। और जो हमारे पास कॉन्जुगेटिव हैं, इनमें प्रोटीन पोर्शन भी होगा और नॉन प्रोटीन पोर्शन भी होगा। प्रोटीन पोर्शन भी होगा और नॉन प्रोटीन पोर्शन भी। याद रखिएगा कॉन्जुगेटिव वो होता है जो दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलके बने। तो एक प्रोटीन पोर्शन होगा इनमें और एक क्या होगा? नॉन प्रोटीन पोर्शन।
इसी बेस पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो फर्दर कैटेगरीज में। एक को कहते हैं एपो एंजाइम और दूसरे को हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं जी? होलो एंजाइम। होलो वर्ड होल से याद रख लें। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। याद रखिए जो कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स हैं ये उस वक्त कंप्लीट होंगे जिस वक्त प्रोटीन पोर्शन भी हो और नॉन प्रोटीन पोर्शन भी हो। अब होलो का मतलब कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोटीन पोर्शन भी है एंड नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मौजूद है। ठीक है। जबकि एपो का मतलब होता है इनकम्प्लीट। क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट। और मैंने कहा ये इनकम्प्लीट कब होंगे? जब प्रोटीन पोर्शन होगा लेकिन हमारे पास नॉन प्रोटीन पोर्शन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे? हम इसे लिखेंगे प्रोटीन पोर्शन, नॉन प्रोटीन नहीं है तो माइनस नॉन प्रोटीन पोर्शन। अब याद रखिए प्रोटीन पोर्शन जो है वो क्या है? एंजाइम है। ठीक है। जबकि इधर भी प्रोटीन पोर्शन क्या है? एंजाइम है। जबकि इधर भी प्रोटीन पोर्शन क्या है? एंजाइम है। क्या है? इधर भी हमारे पास जहाँ जहाँ प्रोटीन पोर्शन है वहाँ वहाँ हम कहेंगे एंजाइम है। ठीक है। याद रखें कंप्लीट एंजाइम को किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली नॉन प्रोटीन पोर्शन क्या है? वो एक हेल्पर का रोल प्ले करता है। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और एज इट इज़ सोलली, आपकी बुक ने वर्ड यूज़ किया है सम एंजाइम वर्क एज सोलली। कुछ एंजाइम खुद ब खुद अकेले काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं हम इसे? कोफैक्टर। अब हमें पता चल गया कि कोफैक्टर क्या करता है। इट इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट कंप्लीट्स द एंजाइम। अब इसका फंक्शन क्या है? याद रखिए एक तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के को बाइंड करता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं जब ये बाइंड हो जाते हैं तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल एनर्जी। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, देन उस एनर्जी डिफरेंस को पूरा कौन करेगा? कोफैक्टर। ये वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, केमिकल एनर्जी। ठीक है। जब तक ये वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा एक्टिव साइट के साथ। जब तक, यानी ये ब्रिज के तौर पे भी काम कर रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है एक। और एंजाइम को, एंजाइम के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोफैक्टर है, ये वाला कोफैक्टर, इसके मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, अब देखिए मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोफैक्टर है, ठीक है, और ये वाली चीज़ मेरे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को आप अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। और रिएक्टेंट वो चीज़ होती है
जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट में। तो याद रखिए जहाँ कोफैक्टर रिक्वायर्ड है ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा, अगर तो इसने जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये तब तक बाइंड ही नहीं करेगा जब तक यहाँ पे क्या नहीं आके अटैच हो जाता, कोफैक्टर। ये वाला क्या है? कोफैक्टर। ठीक है, तो अब याद रखिए कब कोफैक्टर चाहिए? जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स या एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, देन हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? कोफैक्टर। अब याद रखिएगा कि जो कोफैक्टर है इसकी दो टाइप्स हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। याद रखिए अगर तो इनऑर्गेनिक होगा तो जैसे ही ये किस बेस पे इसको हमने दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। एक तो ये देखें इसने किसके साथ बाइंड किया है? एंजाइम के साथ, ये एक्टिव साइट के साथ, ये सबस्ट्रेट के साथ। या तो ये रिएक्शन को शुरू करवा के अलहदा हो जाएगा, अटैच हुआ ना एक्टिव साइट के साथ, कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसने एनर्जी दी और रिएक्शन शुरू होने के बाद फ़ौरन बाद अलहदा हो गया, यानी डिटैचेबल। हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिटैचेबल। तो ऐसा कोफैक्टर जो रिएक्शन शुरू करने के बाद सेपरेट हो जाए, तो ऐसे कोफैक्टर को हम कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। डेफिनेशन क्या होगी? डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ कॉल्ड एक्टिवेटर। और इसकी एग्जांपल में क्या आपकी बुक ने लिखा हुआ है? Cu+2, कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन। ठीक है, ये सारी की सारी इसके एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन क्या होगी? डिटैचेबल कोफैक्टर। इसी तरह ऑर्गेनिक पोर्शन की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं कोएंजाइम, दूसरे को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें कोफैक्टर रिएक्शन शुरू करने के फ़ौरन बाद अलहदा हो गया था, इसमें थ्रू आउट द रिएक्शन अटैच रहेगा। लेकिन अगर थ्रू आउट द रिएक्शन अटैच रहेगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो थ्रू आउट ऑफ द रिएक्शन जो कोफैक्टर है वो लूजली अटैच रहे, या फिर थ्रू आउट द रिएक्शन वो टाइटली अटैच रहे। टाइटली अटैच को आपकी बुक ने लिखा है कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच रहे। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच रहे। तो हम उसी बेस पे इसको याद रख लेते हैं। आपने कुछ टोटके याद रखने हैं, सी से याद रख लें, कच्चा कच्चा अटैच रहे। ठीक है, तो यानी लूजली बॉन्ड रहे, सी से कच्चा कच्चा अटैच रहे, लूजली बॉन्ड रहे। इफ़ द कोफैक्टर इज़ लूजली बॉन्ड, लूजली कनेक्टेड थ्रू आउट द रिएक्शन विद द एंजाइम, तो हम उसको क्या कहेंगे? कोएंजाइम। ऐसा कोफैक्टर जो कि लूजली अटैच रहे, किसके साथ? एंजाइम के साथ थ्रू आउट द रिएक्शन। और पी से याद रख लें, पक्का पक्का अटैच रहे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड, या आप कह सकते हैं टाइटली अटैच रहे। टाइटली अटैच भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड रहे। कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच रहे, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। याद रखें कोएंजाइम की एग्जांपल्स में उसने लिखा हुआ है हमारे पास कि भाई एक MCQ आता है कि कोएंजाइम इनका ये रॉ मटेरियल क्या है? तो विटामिन्स। रॉ मटेरियल से क्या मुराद है? रॉ मटेरियल से मुराद है जिनसे कोफैक्टर बनते हैं, जिनसे कोएंजाइम बनते हैं। तो वो कौन है? वो हमारे पास विटामिन्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद आखिरी चीज़ कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? तो डेफिनेटली ये सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं। क्या हैं ये?
सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाई जाती हैं। क्या लिखेंगे हम? सब सेलुलर, सेल का पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ पाई जाती हैं? ऑर्गेनेलीज के अंदर। कहाँ पाई जाती हैं? ऑर्गेनेलीज के अंदर। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस ऑर्गेनेलीज में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं मैं इसको इधर मेंशन कर रहा हूँ। हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज है इसमें 3 ऑर्गेनेलीज आपकी बुक ने मेंशन की हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्स्ट वन है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जा सकते हैं एंजाइम्स। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जा सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है जी। और ये वाले जो एंजाइम्स हैं, जगह नहीं है तो मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ कि ये वाले जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं ये क्या काम करते हैं? हर एंजाइम के ज़िम्मे याद रखें एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करना है, स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। हर एंजाइम हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास राइबोसोम्स के एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स थे एंजाइम के इंट्रोडक्शन के हवाले से जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। तो आज का MD कैट का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद जो है वो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।